अभी यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको आप समझें। न्यूटन के लिए रेट ऑफ कूलिंग का क्या मतलब है वो समझना है हम लोगों को। तो ये कैलकुलेट हो चुका है, माइनस का डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ हीट लॉस था और ये निकल के आया है। डेल्टा टी जो है, ये जो रिजल्ट है आपका ये वैलिड है व्हेन डेल्टा टी इज़ ए वेरी स्मॉल, और डेल्टा टी यहाँ पर है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। सारी बातें लिखी गई हैं, टी क्या है, टी नॉट क्या है, सब लिखा हुआ है। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी छोटा नहीं है तो एक्चुअल रिजल्ट ये आया था, लिखा हुआ है टी माइनस टी नॉट इज़ नॉट द वेरी स्मॉल। अब इधर देखिए जो बॉडी है टी टेम्परेचर पर है और P1 1 सेकेंड में जो उससे एनर्जी आ रही है दैट इज़ कॉल्ड द पावर, और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग जो रेडिएशन दे रहा होगा वो P2 है। बॉडी का मास m है, बॉडी का स्पेसिफिक हीट जो है वो S है, बॉडी की जो स्पेसिफिक हीट है वो S है। और ये जरा लाइन देखिए, हीट एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम बॉडी when its temperature changes by dt। जब बॉडी के टेम्परेचर में dt का चेंज हुआ तो उसने कितनी हीट दे दी, कितनी हीट निकाल दी, वो dq है। अब मान लेते हैं कि जब ये सारा काम हुआ तो उस समय टाइम क्या था, dt। हीट एनर्जी रेडिएटिंग फ्रॉम बॉडी व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय dt इन टाइम dt। माइनस तो हम ही लोगों को करना है ना। अब टाइम का dt वही रखा जो हमने पिछली क्लास में रखा हुआ था, dt रखा था ना, देखो मैनेज हो गया। ये सारा काम जो हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, dt समय में। तो रेट निकालें, रेट माने पावर। तो अगर हम रेट निकालें तो यहाँ से dq बाई dt निकाला जाए, ms dt बाई dt। चलिए आप लोग अलर्ट हो, मैंने जानबूझ के लिखा था, ठीक है। dt बाई dt, ऊपर वाला कैपिटल T टेम्परेचर डिफरेंस के रेस्पेक्टिव में, नीचे वाला स्मॉल t टाइम के लिए। अच्छा, क्योंकि ये नुकसान हो रहा है इसलिए यहाँ लगा दिया जाए माइनस। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। क्लियर ये बात। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था, तो उसके पीछे आपने स्टीफन का और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगाया था। आज हमने ये ऐसे निकाल दिया। दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड इक्वल हैं। इसका नाम क्या है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट लॉस। निगेटिव नहीं लगाओगे तो फिर आपको बताना पड़ेगा नुकसान हो रहा है, तो नेगेटिव लगा करके बता दिया कि जो नुकसान वाली चीज़ होती है उसमें क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ हीट लॉस है, ये भी और ये भी है, दोनों को इक्वेट कर लिया जाए। तो इक्वेशन 1 बराबर है इक्वेशन 2 के। तो यहाँ पर आ जाएगा ms dt बाई डी टी इज इक्वल टू 4 ER रिलेटिव एमिसिविटी सिग्मा A टी नॉट क्यूब और डेल्टा टी को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने अंदर। हर जगह सब मैनेज किया जा चुका है। टाइम को लिखा गया है d स्मॉल t से, और बॉडी टेम्परेचर चेंज को लिखा गया d कैपिटल T से, और बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के डिफरेंस को लिखा गया डेल्टा स्मॉल t से। तो यहाँ से आप देखिए dt बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा 4 इमिसिविटी सिग्मा A टी नॉट की पावर 3 अपॉन में ms और साथ में डेल्टा t। इस dt बाई डी टी को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, कितनी रेट से टेम्परेचर नीचे जा रहा है।
और जब टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग कह सकते हैं। भाई डी क्यू अपॉन डी टी एनर्जी के टर्म्स में, हीट एनर्जी के टर्म्स में रेट ऑफ कूलिंग है, और डी टी बाई डी टी क्या टेम्परेचर के टर्म्स में रेट ऑफ कूलिंग है। दोनों मतलब समझ रहे हो ना। माइनस का डी क्यू बाई डी टी क्या है, एनर्जी के टर्म्स में, हीट एनर्जी के टर्म्स में रेट ऑफ कूलिंग है, और डी टी बाई डी टी क्या है, टेम्परेचर के डिफरेंस में रेट ऑफ कूलिंग है। तो न्यूटन जो है वो टेम्परेचर के डिफरेंस में रेट ऑफ कूलिंग की बात करते हैं। क्या कहते हैं न्यूटन, आप पहले इस इक्वेशन से देखो, इसका नाम है डी टी बाई डी टी, का नाम जरा लिख देते हैं, डी टी बाई डी टी। ये है रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, और इसी को बोल सकते हो रेट ऑफ कूलिंग। कौन सा विजन है आपके पास, टेम्परेचर वाला, तो रेट ऑफ कूलिंग विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है। तो जरा देखिए ये किस किस बात पर डिपेंड करता है। नाउ चेक द सिचुएशन कि किसी भी बॉडी में जो टेम्परेचर की फॉल की जो रेट होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, जरा देखते हैं। तो डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू है 1/m, m माने मास, यानी अगर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। और ये प्रोपोर्शनल है 1/s के। स्पेसिफिक हीट जो था वो मटेरियल टू मटेरियल क्या करती थी, वेरी करती थी। तो स्पेसिफिक हीट अगर कम होगा तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मास अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। अब जरा देखिए स्पेसिफिक हीट बर्फ की 0.5 होती है, और वाटर की क्या होती है, 1 होती है। S ज़्यादा तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो S अगर ज़्यादा तो ये कम हो जाएगा। तो आप देखिए ना, आपके पास में अगर एक कप चाय हो और उसी समय पर एक बगल में जो है आइसक्रीम हो 0 की, जल्दी से पिघलेगी कौन, आइसक्रीम। तो देखो ना S कम हो गया तो फॉल का रेट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। समझ पा रहे हैं ना बात को, ठीक है। अब आप देखिए ये प्रोपोर्शनल है एरिया के भी, एरिया ज़्यादा तो फॉल भी ज़्यादा। कटोरी में अगर गर्म सब्जी है और ठंडी नहीं हो रही तो आप थाली में उसको फैला दो। दाल अगर बहुत गर्म है और आपको थोड़ा सा जल्दी खाना है तो आप उसको थाली में फैला दो, एरिया बढ़ गया तो फॉल इन टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ए पे डिपेंड करती है, और इमिसिविटी पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि आपने ये दावा किया था कि जो इमिसिविटी होती है वो 1 से क्या होती है, कम। अब इमिसिविटी किसके लिए होती है, बॉडीज के लिए, जनरल बॉडीज के लिए होती है ना। तो मान लो किसी की इमिसिविटी, किसी मटेरियल की इमिसिविटी 0.2 है, किसी की 0.3 है। तो अगर इमिसिविटी किसी मटेरियल की ज़्यादा होगी तो फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इन सब के बीच में सिग्मा तो स्टीफन कांस्टेंट है, सराउंडिंग जो है वो बदलने वाला नहीं है। सराउंडिंग का मतलब ही यही है, सोर्स का मतलब भी यही है। फिजिक्स में सोर्स वो कितना भी ले लो ख़त्म नहीं होगा, और सराउंडिंग कितना भी इसको दे दो, इसकी फ़र्क, इसके टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे जा कर के इसी सराउंडिंग को हम लोग सिंक कहेंगे, SIN के सिंक। मतलब ये जितना भी टेम्परेचर ले जाए बट इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। सोर्स उसको कहेंगे, उससे कितना भी टेम्परेचर ले लो, कितनी भी एनर्जी ले लो, उसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन लास्ट डेल्टा टी, डेल्टा टी इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो ये भी आप जानते हो कि अगर आप गर्म चाय ले करके उस कमरे में चले गए जहाँ पे टेम्परेचर 10 का है तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, और वही गर्म चाय अगर इस ऐसी जगह पर है जहाँ पे टेम्परेचर 20 का है तो कम, थोड़ा सा देर से ठंडी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख पा रहे हो ये न्यूटन के रेट ऑफ कूलिंग लॉ में आती है। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी है ना, ये डिफरेंट मासेस के लिए लिखी हुई हैं। जैसे आपके पास में कॉपर है, मेरे पास में एल्यूमिनियम है, तुम्हारे पास में हाइड्रोजन गैस है, किसी के पास में कुछ है। अलग अलग मटेरियल अगर है तो रेट ऑफ कूलिंग इन बातों पर डिपेंड करती है। नाउ वी फिक्स द मटेरियल।
हमने कहा जो मटेरियल दिया गया है वो सब लोग लेंगे, तो सबने कहा कि भाई मटेरियल का नाम बोलो। हमने कहा मटेरियल का नाम है वाटर और उसका मास भी फिक्स हो गया, यानी हमने m को क्या बना लिया कांस्टेंट, s को क्या बना लिया कांस्टेंट, er को क्या बना लिया कांस्टेंट, एरिया को क्या बना लिया कांस्टेंट। तो अब जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टोटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो हेडिंग डालिए आप, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये हेडिंग है। तो सबसे पहली बात कि इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में तुम किस पर फोकस करोगे, आप फोकस करोगे रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। लिखोगे आप इसमें, इन दिस लॉ, इन दिस लॉ we focus, in this law we focus over rate of fall in temperature, underline कर देना, in this law we focus rate of fall in temperature, in this law we focus rate of fall in temperature, ब्रैकेट में ये dt बाई dt, बोर्ड पे देख के लिखो, d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t। अगर यहां कोई नेगेटिव लगा दे तो ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि गिरावट हो रही है ना, कमी हो रही है। तो इन दिस लॉ वी फोकस रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर एंड it depend upon such as, and it depend upon such as तो गरम गिलास में, गरम दूध गिलास में आप भर दिया गया, वही गर्म दूध जो है बोल में रख दिया गया, जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा। देखो ना, अपने जो पुराने लोग थे वो पहले भी फिजिक्स जानते थे और हम लोगों से ज़्यादा जानते थे, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करते थे वो, लेकिन देखो रिजल्ट तो यही है। चलिए स्टार्ट करिए वहीं से जहाँ पे नोट लिखा हुआ वहाँ से ले करके और यहाँ तक आ जाइए। तो हमने लिखा कि फॉर गिवन मास मटेरियल, जरा इस लाइन को समझो और मुझे भी एक्सप्लेन करके बताओ। फॉर गिवन मास मटेरियल मतलब m क्या हो गया कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट क्या हो गया कांस्टेंट, और ER क्या हो गया कांस्टेंट, A फॉर एरिया क्या हो गया कांस्टेंट। जो हमको स्पेसिमेन दिया हुआ है अब हम उसी के साथ वर्किंग करेंगे, हम केवल टेम्परेचर की वेरिएशंस की बात करेंगे। तो m कांस्टेंट, s कांस्टेंट, a कांस्टेंट, सिग्मा ऑलरेडी कांस्टेंट, 4 ऑलरेडी कांस्टेंट, T नॉट क्यूब कांस्टेंट। देखो T नॉट जो है सराउंडिंग टेम्परेचर है, ये भी क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट लिखा है dt बाई dt इज इक्वल टू 4ER सिग्मा A T नॉट क्यूब अपॉन में MS, और ये है डेल्टा T। तो dt बाई dt हो गया कांस्टेंट यानी K डेल्टा T, वेयर K इज इक्वल टू 4ER सिग्मा A T नॉट 3 बाई MS, ये K है। क्योंकि टाइम के साथ में टेम्परेचर क्या होगा गिरेगा, एंड दैट इज वाई वी इंट्रोड्यूस नेगेटिव साइन, ठीक है। अब यहां से आप देखिए क्या दिखाई दिया। तो न्यूटन ने कहा कि रेट ऑफ कूलिंग, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली proportional
टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ये न्यूटन ने अपना स्टेटमेंट दिया रेट ऑफ कूलिंग को लेकर के, और ये भी उन्हीं के पार्ट में जाएगी अगर आप मटेरियल अलग 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 लेओगे तो। चलिए इसी पॉइंट को अब उठाते हैं और जरा सॉल्व करते हैं। माइनस का डी टी बाई डी टी, माइनस का डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू है के डेल्टा टी। अब यहाँ पर है माइनस का डी टी बाई डी टी, तो इंटीग्रेट करना है मुझे, और यहाँ पर डेल्टा टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, और यहाँ पर ये डी टी भी टेम्परेचर डिफरेंस है, ये भी टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस है। तो कुछ ऐसा नोटेशन अब ले लिया जाए जिससे कि ये बहुत सारे टी जो है क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो कुछ इस तरीके का नोटेशन लें। चलिए आगे चलते हैं, आप इतना यहाँ तक पहुँचिए ज़रा। तो यहाँ से हमने एक डिसीजन लिया, इतने सारे टी बड़ा परेशान कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट थीटा इज टेम्परेचर फंक्शन। हमने कहा जहां पे टेम्परेचर की बात आएगी वहां हम थीटा को ले आएंगे। तो चलिए ले आया जाए, के कांस्टेंट है, डेल्टा टी में छिपा गया था टी माइनस टी नॉट, अब लिख दिया जाए थीटा माइनस थीटा नॉट। गॉट इट? डेल्टा टी में था टी माइनस टी नॉट, ये था बॉडी टेम्परेचर और ये था सराउंडिंग टेम्परेचर। इतने सारे टी हमारे सामने आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को सिंपल वे में रखने के लिए हमने कहा कि थीटा जो है टेम्परेचर फंक्शन होगा, रिप्लेस हो गया, और यहाँ पर आ गया माइनस का डी थीटा बाई डी टी। अब कूल हुआ मामला। अब तुम्हें पता है कि डी टी माने टाइम और थीटा माने टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर ये बात? अब आगे देखिए, ये आ गया डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू आ गया माइनस का के डी टी। इंटीग्रेट कर लिया जाए, इंटीग्रेट कर लिया। टाइम अगर लेना है तो जीरो से टी सोच लो, तो जीरो से टी में इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जीरो से टी में मान लेते हैं कि जो टेम्परेचर है वो थीटा ही तक है, जीरो से थीटा के बीच में, तो लिमिट्स नहीं लगा रहे हम यहाँ पर। और वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, dx अपॉन dx अपॉन x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? dx अपॉन x माइनस ए का इंटीग्रेशन हमको तो सीधे चाहिए कि क्या होगा। सारे मैथमेटिशियन है इधर ना, इनको छोड़ करके dx अपॉन ए एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा ये बताओ कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। ये बात तो एकदम सही है, लेकिन यहां पर है dx अपॉन एक्स माइनस ए। करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन फाइनली आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं। हमारे सामने चैलेंज है dx अपॉन एक्स माइनस ए। यहां पे a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने कहा x माइनस ए बराबर t, तो dx बाई डी टी, या चलिए जब पूरी बात हम लिख रहे हैं तो यहां लिखा डी डी टी एक्स माइनस ए, यहां लिखा डी डी टी और t की पावर 1। ठीक, क्लियर इतना? इधर ले गया तो dx बाई डी टी माइनस का डी डी टी साथ में a, और ये क्या आ गया 1। कैसे 1 आ गया समझ गए ना? क्योंकि आपको पता है कि डी डी एक्स
x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डी डी टी और t की पावर 1, तो ये हो जाएगा 1, t की पावर 1 माइनस 1, तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। ये 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो यहाँ से dx बराबर क्या आ गया dt। ठीक है, वापस आ गए, dx की जगह पे dt लिख दिया और x माइनस a की जगह पे क्या लिख दिया t। बोलो, तो बिल्कुल dt बाई टी हो गया। अब जैसे dx बाई एक्स लॉग x होता है, ऐसे dt बाई टी क्या बनेगा log t, और log और t की जगह पे क्या लिखोगे x माइनस a। ठीक है, तो यानी dx बाई x माइनस a का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा log x माइनस a। तो ले आए भाई इसको और लिखा मैंने log थीटा माइनस थीटा नॉट और माइनस का kt। जब हम लिमिट्स नहीं लेते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या लगा देते हैं कांस्टेंट, तो यहां पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दिया, चलो कैपिटल A लगा दिया, या कैपिटल A ना लगाओ, जो आप बताओ वो लगा दें, फाई लगा दें, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट फाई लगा दिया। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन आया है, जरा इस इक्वेशन में मुझे वेरिएबल बताओ कौन कौन है। वेरिएबल पूछ रहा हूं, वेरिएबल कौन कौन है। थीटा, थीटा नॉट नहीं, थीटा नॉट तो सराउंडिंग टेम्परेचर है, और टी माने समय। अब तो टी माने क्या है समय, और थीटा माने क्या है बॉडी टेम्परेचर। तो समय के साथ बॉडी टेम्परेचर ही तो बदलेगा, थीटा नॉट सराउंडिंग है बदलने वाला नहीं, और फाई अभी कांस्टेंट है बदलने वाला नहीं, और के आपका क्या है कांस्टेंट है। इसको तो लिख चुके हैं ना आप लोग। चलो अब जरा ग्राफ पे बात कर लिया जाए, इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये भी सब समझने वाली चीजें थी, ये लीजिए। ठीक, अब देखिएगा, हमने यहां पे ग्राफ पेपर सजाया और यहां पे ले लिया टी माने टाइम, टी माने टाइम, और यहां पर ले लिया लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट। यार थीटा अगर वेरिएबल है तो पूरा पूरा लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट वेरिएबल हो गया ना, अब बदलेगा बिकॉज ऑफ द थीटा ही केवल। तो अब देखिए मैंने किसको पहुंचा दिया है y पर, इसको यहां y लिख दिया जाए, इसको मैंने y एक्सिस पे पहुंचा दिया है ना इसलिए, और x एक्सिस पे किसको ले गए टेम्परेचर को, तो यहां पे x लिख दिया जाए प्लस 5। मैथमेटिक्स में इस इक्वेशन का सपोर्टिंग ग्राफ क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा, बड़ी परेशानी है यहाँ बेसिक मैथमेटिक्स की। देखो अगर इक्वेशन का लुक ऐसा हो y बराबर कांस्टेंट x प्लस का कांस्टेंट, तो y और x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर हो y बराबर माइनस का कांस्टेंट x और प्लस का कांस्टेंट, तो y और x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, पक्का। तो आप जरा देखो ना, ऐसी ही तो फीलिंग आ रही है क्या, y बराबर माइनस का कांस्टेंट x और प्लस का क्या है कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ आपको वही बता रहा है जो होना चाहिए, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस टाइम पर ये वैल्यू, इस टाइम पर ये वैल्यू, तो टाइम के बढ़ने से ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक हो गया कंफर्म। ये यहां तक की वो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहां से हमने तुमको जो है बहुत बड़ी राहत देने की कोशिश की है, नहीं तो तुम इतने टी देख करके बड़ा परेशान हो जाते। हमने कहा कि चलो इस टी को हटाया जाए, टाइम को लिए टी लिया जाए, बाकी टी हटा दिए जाए। तो लेट थीटा इज टेम्परेचर फंक्शन, तो सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा नॉट, बॉडी टेम्परेचर टी से थीटा हो गया, डी टी इज ए टेम्परेचर चेंज, डी थीटा हो गया। डी टी पहले भी टाइम था, अभी भी टाइम है। उसके बाद में सिचुएशन सेट करी, ये एक छोटा सा मैथमेटिक्स का फार्मूला आया, उसके बाद सॉल्व करने पर ये आया, ग्राफ पेपर सजाया गया, टेम्परेचर को कहाँ लिया, टाइम को कहाँ लिया गया, एक्स एक्सिस पर,
तो टी की जगह पे एक्स लिख दिया, और इस लॉग फंक्शन को कहाँ लिया गया है, वाई एक्सेस पर, इसकी जगह पे वाई लिख दिया। तो फिजिक्स वाली इक्वेशन मैथमेटिक्स में बदल गई, और मैथमेटिक्स में जब इक्वेशन की शक्ल ऐसी होती है तो ग्राफ ये होता है। तो उसी तरीके से हमने देखा कि सिचुएशन आपके सामने है। ठीक है, बोलो यार, इसको फिर से लिखते जरा ध्यान देना। अब एक सिचुएशन ऐसी सोच के चलते हैं जहां पर कुछ लोगों को, कुछ ऑब्जर्वर को सोचते हैं कि वो लोग इंटीग्रेशन में नहीं जाना चाहते। इस रिजल्ट को फिर लिख रहा हूं दोबारा। माइनस का डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, देखो जिनको कैलकुलस पसंद नहीं है वो क्या करेंगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी के, चलेगा ये काम। ठीक है, पक्का। अब जरा देखो, बॉडी को मैंने बनाया, ये बॉडी है, ऐसी बनाए कि दोबारा जब बनाए तो बिल्कुल वैसी बन जाए। ये बॉडी है और समय हो रहा है T1 और इसका टेम्परेचर है θ1, टेम्परेचर है θ1। यही सेम बॉडी है यार, सेम बॉडी, लेकिन अब जो समय है वो T2 है और जो टेम्परेचर है वो क्या है, θ2। तो यहां पर माइनस डेल्टा थीटा की जगह पे क्या लिखा जाए, θ1 से θ2 माइनस, अगर आप θ2 माइनस θ1 करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो हम तो नेगेटिव पहले ही ले चुके हैं ना, जब नेगेटिव ले चुके तो हम क्या करें, बड़ा माइनस छोटा, तो θ1 बड़ा होगा ना, क्योंकि टेम्परेचर गिर रहा है और टेम्परेचर गिर रहा है तो θ1 क्या होगा, बड़ा। तो हमने θ1 θ2, और समय क्या है भाई, T1 और T2 में बड़ा कौन होगा, T1 और T2 में बड़ा कौन होगा, T2 बड़ा होगा ना। तो ये लिखा मैंने T2 माइनस T1। इतना गलती क्यों करते हो, समय में तो समय हमेशा आगे वाला ही बड़ा है। अब यहां पे लिखा मैंने के, स्पेस की थोड़ी मारामारी रहेगी, कि यहां पर लिखा मैंने के, इसको फिर से लिख देते हैं। तो माइनस, देखो नेगेटिव तुम क्यों लगा चुके हो, नुकसान की वजह से, और जब वो काउंट हो चुका है तो फिर डिफरेंस का मतलब क्या है, बड़ा माइनस छोटा। तो अब हमने डेल्टा थीटा को लिखा θ1 माइनस θ2 अपॉन, ये तो उनके लिए है जो लोग यहां नेगेटिव नहीं लेते, और जब यहां नेगेटिव नहीं लेते आप और तो डेल्टा थीटा को लिखते हो, बाद वाला माइनस पहले वाला तो किसमें आता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए क्योंकि नुकसान हुआ है, वो तो नेगेटिव काउंट कर चुके हैं हम लोग। और डेल्टा टी को लिखा मैंने T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, यहां पे लिखा के। अब जरा देखो थीटा क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या लें, θ1 भी बॉडी टेम्परेचर है, θ2 भी बॉडी टेम्परेचर है। अब क्या लें, तो T1 से T2 में बॉडी टेम्परेचर जो है बदल गया है, तो हम बॉडी टेम्परेचर क्या लें, ना ये लें θ1 और ना वो लें θ2, क्या ले लें, एवरेज। क्या ले लें, एवरेज। फिजिक्स में तो ये आपको जो है परमिशन मिलती है ना, कि देखो यहां से आप यहां पर आ गए, यहां से यहां पर पहुंचे, डेल्टा टी का मतलब है टाइम डिफरेंस, बन गई बात, ओके। डेल्टा थीटा का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस, बन गई बात, ओके। थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है, कुछ करना नहीं है। लेकिन ये थीटा क्या था, ये बॉडी टेम्परेचर था। तो समस्या क्या आ रही है कि बॉडी टेम्परेचर θ1 ले या θ2 ले। फिजिक्स कहता है कि जब सिचुएशन इस तरीके की हो तो ना इसको मानो ना उसको मानो, क्या ले लो, एवरेज। तो यहां पर ले लिया थीटा एवरेज, तो थीटा एवरेज बराबर क्या होगा, θ1 प्लस θ2/2, ये होगा। तो जो लोग कैलकुलस पसंद नहीं करेंगे वो इसी रिजल्ट से ऐसे अपने आप को पहुंचाएंगे। और अब जरा देखिए रिजल्ट क्या हो गया, रिजल्ट आपका आ गया θ2 माइनस का θ1, सॉरी
θ1 माइनस का θ2 अपॉन में T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू माइनस का K थीटा एवरेज माइनस का थीटा नॉट, ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे भी करेंगे, क्वेश्चन उससे भी करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन वाले तरीके से कब चलेंगे? इंटीग्रेशन वाले तरीके से तब चलेंगे जब क्वेश्चन देखो ऐसे कहेगा। सुनना जरा बात को। हमने आपसे कहा कि किसी इंस्टेंट टाइम पर बॉडी टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? थीटा। किसी इंस्टेंट टाइम पर बॉडी टेम्परेचर थीटा है 3t² प्लस का 2t प्लस का 7। तुमने देखा कि थीटा यहाँ पे टाइम के साथ क्या बना रहा है? इक्वेशंस, यानी टाइम के साथ थीटा क्या हो रहा है? बदल रहा है, और इंस्टेंटेनियस तरीके से बदल रहा है। तो अब आपको जो है किस में जाना चाहिए? इंटीग्रेशन में जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि भाई अभी जब देखा गया तो बॉडी टेम्परेचर 20 था और 20 सेकेंड बाद इसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 5 हो गया, यहां चीजें फिक्स है ना कि इस टाइम पर इतना था और इस टाइम पे इतना, फिक्स चीजें आ गई। अब आपको इंटीग्रेशन नहीं सोचना, अब आप सीधे इस वाले पॉइंट पर आ जाइए। अच्छा, और इसको अगर अपने लिए फ्रूटफुल बनाना, सीक्वेंस एकदम रखना है, तो इस नेगेटिव को यहां एंगेज कर दो, तो ये बन जाएगा θ1 माइनस θ2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू K थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। अब तो ये याद हो जाएगा ना? ठीक है, नोट करिए भाई। तो नाउ यू आर रेडी टू टेक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर 40 से गिर करके कितना हो गया? 36 हो गया। When placed in a surrounding of constant temperature 16, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 16 था, 16 था। Find the time taken for the temperature of a body to become 32 डिग्री सेल्सियस। कितने समय में, कितने समय बाद बॉडी का टेम्परेचर 32 हो जाएगा? क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 था, एक बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर 40 था। तो क्वेश्चन में बॉडी का टेम्परेचर 40 था, जो कि कितना हो गया है? 36। कितने समय में हो गया है? 5 मिनट में, 5 मिनट्स में ये हो गया है। तो कितने समय बाद इसका टेम्परेचर 32 हो जाएगा? टाइम आफ्टर विच टेम्परेचर बिकम 32 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया गया है 16 डिग्री सेल्सियस। ये रहा क्वेश्चन आपका। रेशियोज में जाना होगा तो आप कट जाएगा, मिनट में ही आंसर आ जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, ये वाला फंडा लगा दें, वैल्यूज दी गई है ना हमको, कोई इक्वेशन तो दिया नहीं गया है, तो जरा निकालें इसको, लगाएं θ1 से θ2, तो ये T1 से क्या है? T2 इज इक्वल टू K थीटा एवरेज माइनस का थीटा नॉट। इसको एक बार और लिख लें, θ1 से θ2 अपॉन T1 माइनस T2 K θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस का थीटा नॉट। अब हम अप्लाई करते हैं। देखो ये वाला टाइम क्वेश्चन में कितना है? 5 मिनट का। देखो इस पूरे प्रोसेस में उसने जो है आपको क्या नहीं दिया? इनिशियल फाइनल नहीं दिया, सीधे 5 मिनट का डिफरेंस हो गया, डेल्टा टी की जगह पे 5 आ गया। θ1 से θ2 कितना हो गया? 40 से 36, और ये K, और ये आ गया 40 से 36, यानी कि प्लस बाई 2 माइनस का थीटा नॉट है 16। यहां से K आ जाएगा, कितना आया देखो भाई, ऊपर आ गया 4, नीचे 5, इधर आ गया K, ये कितना आ जाएगा?
38 माइनस 16, ये आ जाएगा 22। तो k की वैल्यू आ गई 4/110। ये इक्वेशन 1 आ गया। हम फ्रैक्शन में क्यों अभी वैल्यू रख देंगे, देखेंगे बाद में कैलकुलेट करके। 4.3 अभी देखते हैं। अब देखिए चलते हैं। अब वो क्या कर रहा है कि अब टेम्परेचर कहाँ पहुँचाना है, 32, यानी 40 से 32 ले जाना है। तो 40 से 32 तो फिर से फंडा लिखा, 40 से 32 और नीचे वाला ये पूरा टाइम t ले लिया जाए, तो ये टाइम t हो गया। k तुम्हारा कितना आया है, 4/110। अब थीटा एवरेज कितना हो जाएगा, 40 प्लस 32/2 माइनस का 16। क्लियर हो रही ना बात ये। थीटा और थीटा 2 की जगह पे ये लिखेंगे 40 और 32 का एवरेज। ये 8 आ गया, नीचे t आ गया 4/110। ये देखो कितना आएगा, 36 माइनस का 16 मतलब 20 आ गया। 0 एंड 0, तो t इज इक्वल टू आ गया 8 से 11 आ गया। क्योंकि आपने टाइम किस में लिया, मिनट में, तो ये क्या आ गया, मिनट, 11 मिनट आ गया। चेक कर लो भाई फ्रेंड्स, हो सकता है कि हमने गड़बड़ी की हो, एक बार आप भी चेक कर लो। क्वेश्चन सुन लो पहले क्या है। एक बॉडी है जो 50 डिग्री सेल्सियस से अपना टेम्परेचर बदल करके 45 डिग्री सेल्सियस कर देती है 5 मिनट में। 50 से 45 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बदलता है 5 मिनट में। एंड टू 40 डिग्री सेल्सियस इन अनदर 8 मिनट्स। यहाँ क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes and to 40 degree Celsius in another 8 minutes and 40 degree Celsius in another 8 minutes. Find the temperature of the surrounding. क्वेश्चन सुनोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर देखिए। ए बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। तो बॉडी जो है 5 मिनट्स में कूल करती है। ए बॉडी कूल्स डाउन, बॉडी कूल्स डाउन फ्रॉम 50 टू 45, फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। एंड के आगे और लिखते हैं ये 240 डिग्री सेल्सियस इन अनदर 8 मिनट, अनदर 8 मिनट। सराउंडिंग टेम्परेचर पूछा गया है। जो इस क्वेश्चन को समझेगा वही सही आंसर देगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो मीनिंग है, जो अगले 8 मिनट लगे हैं उसकी प्रोसेसिंग क्या रही होगी, 45 से 40। अब वो जो फार्मूला था θ1 से θ2 नीचे टाइम, तो उसको टोटल टाइम में कन्वर्ट कर लिया। तो θ1 से θ2 पहले वाले प्रोसेस में 50 से 45 पहला इक्वेशन बनाया, अगले वाले 8 मिनट में 45 से 40 सेकंड इक्वेशन बनाया, डिवाइड किया और सॉल्व करने पर θ0 की वैल्यू करीब करीब कितनी आ रही है, 34.1 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको मिल गया।